पीजी वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। आज हम आपको बताने वाले हैं कि अपर प्राइमरी वैकेंसी में कौन कौन बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है, क्या होते हैं उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, कितनी मिलेगी सैलरी अगर आपकी जॉब लग जाती है, क्या होना चाहिए आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना भी चाहिए या नहीं, उसके अलावा क्या ये एडमिशन जो हम लोग एक तरीके से लेते हैं अपने डीएलएड बीएड और बीएलएड में, क्या सभी बच्चे एलिजिबल होते हैं, साथ में इसकी मेरिट कैसे बनती है और कैसे इसका एडमिशन होता है। हर एक चीज़ पे हर एक बात हम आपसे क्लियर कट कर रहे होंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। अपर प्राइमरी वैकेंसी चाहे आपकी यूपी से लेकर के बिहार तक कहीं की भी हो, सभी जानकारी मिलेगी। लेकिन आज जो हम कंसल्ट करेंगे वो आपसे उत्तर प्रदेश की सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे लास्ट वैकेंसी के बेसिस पे। लास्ट वैकेंसी जो आपकी आई थी उसमें 1500 पद आए थे और उसी के हिसाब से हम आपसे डिस्कस कर रहे होंगे कि इस बार अगर कोई वैकेंसी आती है तो आने वाली वैकेंसी में आपको अभी से ही उसकी तैयारी में लगना है और क्या क्या लगना है तो आप ये देखिएगा। सबसे पहली बात तो जो इनकी सैलरी होती है वो 40 to 45,000 होती है टीचर्स की। ठीक है, अब इसमें अपना HRA और जो भी कटता है वो सब कट पिट के पूरी टोटल की मैंने बात की है। यहाँ पे टोटल आपकी 40 से 45 के बीच में होती है। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए बहुत लोग परेशान रहते हैं कि मैम मेरा ग्रेजुएशन में BSc है, मैम मैंने BA किया है, मैम मैंने तो BTech कर लिया, मैम मैंने तो BCA कर लिया, BA कर लिया, मैंने तो कोई प्रोफेशनल कोर्सेज कर लिए, सो आई एम एलिजिबल और नॉट फॉर दिस पोस्ट। तो मैंने कहा कि यू ऑल आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट इफ़ यू आर ग्रेजुएटेड। ग्रेजुएशन में आपने कुछ भी कर रखा हो ये मायने नहीं रखता है, बस आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। किस सब्जेक्ट से है इसके विषय में भी अभी बात कर लेते हैं भाई। पहली बात तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी मायने नहीं रखता है। जी हाँ हाँ, सही सुन रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं किसकी, उत्तर प्रदेश की। ठीक है, मैं अदर स्टेट्स की बात नहीं कर रही अभी, क्योंकि सबका अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग होता है। ठीक है, अच्छा, तो अगर आपने BA किया है, BSc किया है, BCom, BBA, BTech, BCA कुछ भी कर रखा है, बस आपका ग्रेजुएशन है तो आप अपर प्राइमरी के लिए एलिजिबल हैं। ग्रेजुएशन है, साथ में आपके पास और क्या होना चाहिए, साथ में आपके पास यूपी टेट या CTET का कोई भी पेपर 2 जो है वो आपका पास होना चाहिए इनमें से। यानी कि अगर आपका CTET का पेपर 2 पास है तो भी आप एलिजिबल है, और अगर आप यूपी टेट का पेपर 2 पास है तो भी आप एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। यानी इस पोस्ट के लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, यूपी टेट या CTET का पेपर 2 पास होना चाहिए, और साथ में आपने कुछ भी कर रखा हो। क्या कुछ भी का मतलब, या तो बीएड, पहले 1 साल का बीएड होता था, चाहे वो वाला किया हो, चाहे आपने 2 साल का बीएड किया हो, चाहे आपने BTC कर रखा हो, चाहे आपने BLED कर रखा हो, चाहे DLED, कुछ भी कर रखा हो आपने। अच्छा, क्या ये वैकेंसी मैम सिर्फ यूपी वालों के लिए होती है? हमने कहा नहीं, यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया का बच्चा पार्टिसिपेट तो कर सकता है, लेकिन याद रहे क्या, अगर आप यूपी में रहते हैं तो ठीक है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा अदर स्टेट से आ रहा है, जैसे बिहार का हो गया कोई, है ना, कोई जो है अपना अलग जम्मू कश्मीर का कोई बच्चा है, या कोई आपका पंजाब का बच्चा अप्लाई करना चाहता है यहाँ पर, तो उसको ये दिखाना पड़ेगा कि वो 5 साल से कहाँ रह रहा हो, यूपी पे रह रहा हो, यानी कि 5 ईयर से यूपी में। तो अब आप इनडायरेक्टली में कान इधर से पकड़ो या उधर से, बात तो वही हो गई। कुल मिला के ऑल ओवर इंडिया का बच्चा अप्लाई कर सकता है, लेकिन 5 साल से उत्तर प्रदेश में रह रहा हो, उत्तर प्रदेश में जो इनका रेजिडेंस है उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अच्छा जी, अब उसके अलावा बात ये आती है कि मैम इसमें वैकेंसी कौन कौन से सब्जेक्ट की आती है। तो सुनिए, हिंदी की वैकेंसी आती है, इंग्लिश की, SST की, संस्कृत की, मैथ्स और साइंस की। मैम अगर हमारा, अब आपको एक कन्फ्यूजन होगी, मैम हमारा BBA है तो हम कौन से सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हैं, मैम हमारा BTech है तो हम कौन से सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल है, मैम मेरा तो मैंने बायो ले लिया था लास्ट ईयर में, मेरे पास तो ये था वो था। कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप बात को ध्यान से सुनिए हमारी, आपको ये स्वयं से चुनना होगा। लास्ट टाइम जब आपकी यूपी गवर्नमेंट ने ये पेपर करवाया है तो उन्होंने कहा कि ये अभ्यर्थी स्वयं से इस चीज़ का चुनाव करेंगे कि वे किस विषय का जो है शिक्षक या शिक्षिका बनना चाहते या चाहती हैं। ठीक है, तो उस बेसिस पे आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि जैसे मान लीजिए कि आपने सोचा कि अरे वाह, फिर तो सब बच्चे हिंदी चुन लेंगे कि हिंदी इज टू ईजी। हमने कहा फिर कंपटीशन बढ़ता है इसमें। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि हिंदी में केवल वही पर्यायवाची और वर्तनी और ये सब लैंग्वेज आएगी, तो जी नहीं, यहाँ पे साहित्य का पोर्शन भी आता है। ठीक इसी तरीके से आपकी इंग्लिश, SST, संस्कृत, मैथ्स और साइंस। अब क्या, मैथ्स और साइंस के लिए एक ही टीचर मतलब एलिजिबल होगा पढ़ाने के लिए। ठीक है, यानी कि जैसे एक बच्चा सेलेक्ट हुआ तो उसमें से किसी को मैथ्स, किसी को साइंस दिया जाता है, ऐसा होता है। या मैथ्स और साइंस के लिए एक ही टीचर पर्याप्त है, ऐसा भी होता है। ठीक, तो अब आपको एक चीज़ और भी बताएं,
कि सबसे टफ क्या माना गया कि मैम क्या, अब हम आप लोग कंफ्यूज होंगे कि मैम ऐसा क्या चुनें कि हमारी जॉब लग जाए, कि किसकी मेरिट कम बनेगी। हमने कहा देखो सबसे टफेस्ट तो आपका मैथ्स और साइंस माना गया, क्योंकि अगर मैथ्स और साइंस आप लेना है तो आपको सीधी सी बात है मैथ्स की भी पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, साइंस की भी पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। यदि आप एसएसटी ले रहे हैं तो आपको एसएसटी में हिस्ट्री भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, ज्योग्राफी भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, पॉलिटी भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक, अब रही बात इंग्लिश और संस्कृत, फिर हर बच्चा सोचे कि यही तीन ईजी है तो सब तीनों ले लो तो मेरिट हाई चली जाएगी। इसलिए आपको अपने विषय का चुनाव स्वयं से करना है। स्वयं का मतलब कुछ बीएड वाले अभ्यर्थी होंगे जो टीजीटी और पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यानी मान लो अगर आप टीजीटी पीजीटी में मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मैथ्स चुनो। टीजीटी पीजीटी में अगर आप इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अंग्रेजी चुनो। जो डीएलएड और बीएलएड वाले अभ्यर्थी होंगे इनमें क्या है कि आप इंटरेस्ट के हिसाब से चुनो, आपको किस विषय में रुझान ज़्यादा है, आपको किस विषय में ज़्यादा रुचि है, आप उस विषय को चुनिए इनमें से जो आपको पढ़ने में अच्छा लगे। ठीक, अच्छा, एक ये बात होगी। अब बात करते हैं ज़रा एग्जाम पैटर्न की। क्या मैम निगेटिव मार्किंग होती है? हमने कहा निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एग्जाम पैटर्न क्या होता है? हमने कहा एमसीक्यूज होता है। 150 अंक का आपका पेपर आता है। कितने अंक का? 150 अंक का पेपर आता है। 150 अंक में 50 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके जनरल पेपर के होते हैं। ठीक, और जो 100 क्वेश्चन होते हैं आपके, यहाँ पर मैं लिख दूँ, जो 100 क्वेश्चन होते हैं वो आपके विषय के होते हैं, जिस विषय का आपने चुनाव किया है। अगर आपने, देखिए अब पहले 50 क्वेश्चन का समझो मैटर। 50 क्वेश्चन वाले में आपके जीएस के क्वेश्चन होंगे, करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग जो आपके तर्क शक्ति होती है उसके क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर आप यूपी स्पेशल के भी एक आध क्वेश्चन देखे गए हैं कभी कदार, है ना। तो ये तो हो गए आपके क्या 50 अंक के पेपर, 50 अंक के प्रश्न, 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चन आपके ये हो गए। अब बात आती है सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट के आपके 100 क्वेश्चंस बनेंगे, 100 नंबर के बनेंगे। हिंदी 100 नंबर की, इंग्लिश 100 नंबर की, संस्कृत 100 नंबर की। बात कठिन होती है मैथ साइंस और एसएसटी की कि मैम कौन से कितने क्वेश्चंस बनेंगे। हमने कहा ये तो नहीं पता होता, ये क्वेश्चन पैटर्न जब बनता है तभी पता चलता है। मैथ्स और साइंस के मिक्स क्वेश्चन होंगे आपके 100। एसएसटी में क्या होता है कि आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इन सब के मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे 100। हिंदी में साहित्य के भी क्वेश्चन होते हैं। वो देखो इसका डिटेल्ड सिलेबस के हिसाब से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं डिटेल्ड सिलेबस का दूसरा वीडियो बना दूंगी, लेकिन ये तब बनाऊंगी जब आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करिएगा। जो भी आपके साथियों ने बीएड, बीटीसी, डीएलएड, बीएड किया है उन तक इस वीडियो को शेयर करना आपका कार्य है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे आप कि मैम इसका डिटेल सिलेबस का वीडियो बनाओ, सो आई विल मेक दैट वीडियो ऑल्सो, बट इफ़ यू आर कमेंटेड इन दी कमेंट सेक्शन। मैम सिलेक्शन कैसे होता है, मेरिट कैसे बनती है? हमने कहा आप ये भी समझ लो, ये बहुत अच्छे टॉपिक है। जैसे आपके हाई स्कूल में जो भी नंबर होंगे उसका 10% लिया जाएगा। ठीक, इंटर में आपके जो भी नंबर होंगे उसका 10% लिया जाएगा। ग्रेजुएशन में आपके जो भी नंबर होंगे उसका 10% लिया जाएगा। जो आपने बीएड, डीएलएड, बीटीसी जो भी कर रखा है आपने उसका 10% लिया जाएगा। बचा आपका 10, 20, 30, 40 और 60% जो आपका ये 150 का नंबर का पेपर होगा ना, इसमें से आपके जितने भी नंबर आएंगे उसका 60% लिया जाएगा। ठीक है, उसके बेसिस पे क्या बनेगी आपकी मेरिट बनेगी। मैम कैसे बनेगी मेरिट ये भी बता दीजिए। हमने कहा जैसे मान लो हाई स्कूल में आपके 83% है। ठीक है, तो 83% हैं अगर आपके, तो आप उसको अगर हटाएंगे तो 8.3 ये आपके क्या हुए 8.3 गुणांक में जुड़ेगा। इंटर में मान लो अगर 83% है तो आपका 8.3 जुड़ेगा। मान लो ग्रेजुएशन में आपका 65% तो आपका 6.5 जुड़ेगा। टीचिंग, जो आपने टीचिंग में जो भी कर रखा है बीएड, डीएलएड, बीएलएड कुछ भी, उसका आपका 10% जुड़ेगा। तो आपने अगर मान लो 85% आपने अंक प्राप्त किए थे ऑल ओवर टोटल मिला करके, ठीक है, तो आपके 8.5 जुड़ जाएंगे। इस तरीके से आपकी इन 40% में कितनी मेरिट बन गई, इन 40 में आपकी मेरिट बन गई 31.6। ठीक, अब बात करते हैं किसकी, जो आपका पेपर आता है 150 अंक का। ठीक है, तो हमने कहा 150 अंक का पेपर है, 150 अंक में मान लीजिए कि आपके परसेंटेज कितने आए, मान लीजिए आपके नंबर आए 120। हमने क्या कहा, जैसे 150 अंक का जो पेपर है उसमें आपके कितने नंबर आए, 120 नंबर आए जो आपने पेपर 2 सुपर टेट का दिया। ठीक, किसी भी सब्जेक्ट से दिया कुछ भी, तो अब 120 नंबर नहीं जुड़ेंगे, 120 का 60% जुड़ेगा। ठीक, जैसे ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, है ना, और ये आपके 72 नंबर जुड़ जाएंगे। ठीक, तो 12 छंग 72, 72 ये और 31 ये, अगर आप इसको ऐसे जोड़ दो 72 ये और 31.6 था ना ये। ठीक, तो 2, 1, 3, 7, 3, 10, तो आपके मेरिट कितनी बनी 103। अब 103 वालों का सिलेक्शन, अब ये
अब मान लो किसी के इससे ज़्यादा नंबर आए, उसके उससे ज़्यादा नंबर आए, तो जिसकी सबसे ज़्यादा मेरिट ऐसे निकाली जाती है, ठीक। अब जिसकी सबसे ज़्यादा मेरिट में नंबर होंगे उसका सिलेक्शन होगा। अब मेरिट जो होगी वो बनेगी आपकी कैटेगरी वाइज बनती है, वैसे तो जनरल वालों की जनरल की सीट्स पे बनेगी, ओबीसी वालों की, एससी एसटी वालों की ऐसे बनती है। कुल मिला के मेरिट कैसे बनती है आपको ये भी समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा जी, 50, अब ये 150 अंक का पेपर जो है इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे एग्जाम दे सकता है, लेकिन वो 5 साल से उत्तर प्रदेश में रह रहा हो अगर वो अदर स्टेट का, बाकी यूपी वालों के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक। तो आपको जो सब्जेक्ट का चुनाव करना होता है वो इनमें से कोई एक करना होता है जिसके आपके 100 क्वेश्चन आ रहे होते हैं। यूपी टेट सी टेट का पेपर 2 आपका क्वालिफाइड होना चाहिए हर हालत में, ठीक। लेकिन एक दिक्कत ये है कि इसमें लास्ट वैकेंसी में इन्होंने मांगा था कि आपके स्नातक में 50% अंक होने चाहिए ग्रेजुएशन में। हालांकि अब क्या है देखो, अब ये तो हमने आपको पिछली वैकेंसी से रिलेटेड चीज़ें ऐड करके बता दी। अब आपको पता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बन गई है, ठीक। अब जब भी पेपर होगा तो वो आपका एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग होगा, ठीक। और आपको पता है कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग भी उत्तर प्रदेश में बन रहा है, तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ तो बदलाव होना है। क्या कहा? कुछ ना कुछ तो बदलाव होना है, सिलेबस में हो या आपके पैटर्न में हो। पैटर्न का मतलब मेरिट बेस तो रहेगा ही रहेगा। हो सकता है कि आपके यूपी टेट सी टेट के कहने के हम 10 नंबर जोड़ेंगे, मतलब उसका 10% जोड़ेंगे, मे बी। अभी ये चीज़ पूरी श्योर नहीं है पूरे तरीके से, ऐसा हो सकता है ना, अभी ऑफिशियली कहीं नहीं आया है ये, लेकिन इस पर एक जो है बात हुई थी एक बार, तो उस बेसिस पे लोग कहते हैं ये बात। अच्छा, तो अगर जो नया पैटर्न जब भी आएगा, क्योंकि वो तभी आएगा जब आपका नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बन जाएगा, और जब वैकेंसी आएगी अपर प्राइमरी की तब वो नोटिफिकेशन में बताएंगे ये बात। तो फिलहाल आपको जो तैयारी करनी है वो ये नहीं सोचना कि अरे ये सिलेबस ही बदल जाएगा तो हम कैसे पढ़ाई करेंगे, तब हम पढ़ाई करेंगे, अभी वाला हमारा पढ़ा हुआ सब बर्बाद हो जाएगा, तो आपको ये कतई नहीं सोचना है। क्यों मैम? क्योंकि देखिए सीडीपी तो हमेशा पूछी ही जानी है, उत्तर प्रदेश का पेपर है तो हिंदी तो 100% पूछी ही जानी है, ठीक। अगर आप जिस सब्जेक्ट को लेकर के भरना चाहते हैं फॉर्म, उस सब्जेक्ट का लेवल इन्होंने हम हर बोला है कि मैं ग्रेजुएशन तक लेवल रखूंगा, ग्रेजुएशन तक के क्वेश्चन होंगे। हालांकि ग्रेजुएशन में भी इजी लेवल तक रखते हैं, बहुत टफ नहीं रखते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है? क्या आपको लगता है कि आपकी तैयारी इतनी अच्छी है कि आपको ग्रेजुएशन तक की अपनी सब चीज़ें लर्न है? नहीं। रिवाइज्ड है? नहीं। तो जैसे मान लो आपने सोच लिया कि मैथ्स और साइंस से भरेंगे, चाहे 10 सीट ही क्यों ना है उसकी अपर प्राइमरी में, ठीक। तो आपको आज से क्या करना है? आपको उठाना है मैथ्स और साइंस की SCERT वाली किताबें। कौन सी? SCERT। उत्तर प्रदेश में जो आपके ये स्कूल होते हैं ना छोटे बच्चे वाले, 6 to 8 12 तक, तो 6 to 12 तक की जो किताबें हैं इनकी, है ना, इनको पढ़ डालना है, मैथ्स की और साइंस की, और क्वेश्चंस लगा डालने अच्छे से, ठीक है। और हिंदी के हैं तो आप हिंदी पढ़िए, इंग्लिश के हैं तो इंग्लिश, SST के हैं तो आप SST, संस्कृत के हैं तो संस्कृत। SCERT जब पढ़ डालिए पूरी तो फिर NCERTs पढ़िए, NCERTs कंप्लीट कर लीजिए, तब तक मे भी वैकेंसी आ जाए। जब वैकेंसी आ जाएगी तो फिर हम आपको और बुक भी रिकमेंड करेंगे। तो खाली नहीं बैठना है, कुल मिला के पढ़ते रहना है, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका CTET का पेपर 2 या यूपी टेट का पेपर 2 ही नहीं क्लियर होगा। तो देखो, जब भी भर्ती आएगी, हमने क्या कहा, जब भी वैकेंसी आएगी सरकार देगी उत्तर प्रदेश की, तो उससे पहले आपकी यूपी टेट की परीक्षा ज़रूर कराएगी। जब यूपी टेट की परीक्षा कराएगी वो तो आप तब क्लियर कर लेना, लेकिन तब तक हर 6 महीने में आपका CTET का पेपर होता है। कोशिश करो कि CTET का आपका पेपर 2 निकल जाए, ताकि किसी भी राज्य में वैकेंसी आए पेपर 2 की तो आप एलिजिबल रहो, है ना। यूपी टेट में तो फिर उत्तर प्रदेश में रह जाओगे। CTET में क्या है कि हर राज्य में, तो CTET का क्लियर करने की ज़्यादा फोकस रहो। अच्छा, ये 50% मैम मेरे नहीं है तो हम क्या करें? हमने कहा इसके लिए आप एक बार ज़रा ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका पुराना ही वाला चाहे डाउनलोड करिएगा, और उसमें देखिएगा कि एक बार SC ST के लिए या OBC के लिए कुछ छूट मिली है, अगर मिल रही है तो आप एक बार वो भी देख लीजिएगा। 45% शायद उनका कर दिया गया हो, या जो भी छूट वहाँ मिलती है जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं ना, तो उनमें ज़्यादा परसेंटेज की रिक्वायरमेंट करते हैं ये। और जो प्रोफेशनल कोर्सेज के अलावा जो ग्रेजुएशन में जैसे BA BSc BCom वाले हैं, तो हो सकता है इनसे 50% मांगे, और जो आपके BTech BCA BBA वाले, इनको प्रोफेशनल कोर्स ग्रेजुएटेड बोलते हैं, तो हो सकता है कि इनसे 55 मांग ले। तो ये चीज़ें होती हैं, तो एक बार आप ये चीज़ ऑफिशियली भी चेक कर लीजिएगा अपने एंड से। बाकी ये तो मैंने एक पैटर्न बता दिया आपको, है ना, कैसे आपकी जॉब लगेगी, ठीक। लेकिन अब बदलाव जो भी होंगे
जो भी पैटर्न में चेंजमेंट्स होंगे उसका भी वीडियो हम बनाएंगे, लेकिन जब वो ऑफिशियली उनका आयोग बन जाएगा जो चीज़ है वो बताएंगे। उसके लिए आपको अभी क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स कमेंट करने हैं, वीडियो पसंद आए हैं और अगर आप इसका पुराना वाला भी सिलेबस देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। इसके अलावा LT ग्रेड और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट प्रेजेंट हैं आपके चैनल पर, आप एक बार विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।